ये है जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। एक नजर खास खबरों पर। अहमदनगर में बाम सेफ के मार्गदर्शन में निकाला गया बहुजन क्रांति मोर्चा। मोर्चे में लाखों की संख्या में लोग हुए शामिल। नांदेड़ के देगलूर में गरजे मालेगांव के एमएलए आसिफ शेख। कहा कि मुल्क का मुसलमान हिस्सेदार है, किराएदार नहीं। महाराष्ट्र असेंबली के अंदर सिर्फ 9 एमएलए मुसलमान हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, इख्तिलाफी बात नहीं कि कौन पार्टी का मुस्लिम एमएलए है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जब भी वक्त आया, जब से मैं 2014 के बाद जब एमएलए बना, जब महाराष्ट्र असेंबली का अगर किसी को मेरा रिकॉर्ड देखना है या मुस्लिम एमएलए का रिकॉर्ड देखना है, तो आप एक माहिती का अधिकार लगाकर निकाल लेना। उसके अंदर आप जरूर, जहां पर भी अधिवेशन होता है उसके अंदर जब वक्त पड़ा, मुसलमानों को रिजर्वेशन का वहां पर मुतालबा किया गया। लेकिन मुसलमानों को मिसगाइड करने का काम इस राज्य के अंदर चल रहा है। उसके बाद जब सरकार ने बिल को लेफ्ट से कर दिया, हमने मुंबई के अंदर सभी मुसलमान एमएलए ने मिलकर हंगामा किया। असेंबली को बंद करने की बात आई, बंद कर दिया। उस वक्त सरकार मजबूर हुई और उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की और उन्होंने ये बात कही कि मुसलमानों को अगर हम भी चाहेंगे तो आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारे हेडक्वार्टर का हमको आदेश नहीं है, हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है, बीजेपी की पॉलिसी नहीं है, आपको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। उसके बाद हमने ये बात जहन बना लिया था कि ये सरकार फिरका परस्त सरकार कभी नहीं दे सकती मुसलमानों को। लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला ने आज हालात इस रियासत के अंदर, इस राज्य के अंदर ऐसे बना दिए कि हमारे साथ साथ जो मराठा समाज को रिजर्वेशन मिला था, मराठा समाज अपने हक के लिए लाखों की तादाद के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाखों की तादाद में मोर्चा निकालकर अपना गया हुआ, अपना खोया हुआ रिजर्वेशन मांग रहा है। तो मुझे बताइए कि हम लोग अगर आज रिजर्वेशन की तहरीक चलाने की अलग अलग तंजीम अगर बात कर रही है या मैं खुद भी कर रहा हूं, तो गलत क्या है? 2014 के अंदर जहां मराठा समाज को रिजर्वेशन मिला, उसी के साथ उसी वक्त उसी टाइम मुसलमानों को भी दिया गया था। और अगर आज मराठा भाई हमारे रिजर्वेशन मांग रहे हैं, उनका हक मांग रहे हैं, तो उनको तो मिलना भी चाहिए। वो पाटिंबा मैंने वहां पर मालेगांव शहर के अंदर खुद मराठा समाज के रिजर्वेशन को पाटिंबा दिया और आज भी मैं मेरा व्यक्तिगत पाटिंबा जाहिर करता हूं कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन हम ये सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर मराठा समाज का विचार किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लड़ी जा रही है, अगर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ में अपील दाखिल की गई, तो मुसलमानों के जो फैसला आधा हमारे खिलाफ आया, तो ये नालायक सरकार ने, यह फिरका परस्त सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन क्यों नहीं किया, क्यों अपील नहीं की, क्यों हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है? यही वजह से हम लोगों ने मालेगांव शहर के अंदर महाराष्ट्र की तारीख का 7 अक्टूबर जो गया, 1 लाख से ज्यादा का मोर्चा मालेगांव शहर के अंदर हमने निकाला और पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये मैसेज दे दिया कि आज वक्त है हमको बेदार होने का। और इसीलिए उसी मोर्चे के अंदर जो लड़की को आपने सुना, उसकी तकरीर हुई थी, मेरी तकरीर हुई थी और मैंने वहां पर यह बात कभी ऐलान किया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो हमको टेढ़ी उंगली भी करना आती है। वहीं पर इंटीमेशन दिया गया कि अगर सरकार ने 21 नवंबर तक
हमारे को मुसलमानों की तंजीमों को, चाहे वो अलग अलग जिलों के अंदर तंजीम चल रही हो, अलग अलग प्लेटफार्मों से तंजीम चल रही हो, चाहे पूरे रियासत के अंदर मुसलमान अलग अलग तंजीम चला रहे हैं, अगर सरकार ने हम लोगों को बुलाकर बात नहीं की, हमारी रिजर्वेशन की बात नहीं की, हमको हक नहीं दिया, तो मैंने ऐलान किया कि 21 नवंबर को मालेगांव शहर से एक मर्तबा फिर नासिक कलेक्टर ऑफिस जो 110 किलोमीटर है वहां पर जाकर काला ठोक आंदोलन करने का भी हम लोगों ने ऐलान किया। सरकार सीधी उंगली से घी निकालने, सिधाई से मानने वाली ये सरकार नहीं है। ये सरकार जब तक हम लोग टेढ़ी उंगली नहीं करेंगे, हमारी बातों को नहीं सुनेगी, और इसीलिए इस बात का भी हम लोगों ने ऐलान किया। मैं आज यही गुजारिश करने के लिए आपके बीच आया हूं। सभी तंजीम के जिम्मेदारान यहां पर बैठे हुए हैं कि हम लोगों को लड़ाई किससे लड़ना यह तय करना पड़ेगी। सेकुलर ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है या फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, इस बात भी हमको तय करके हमारा रास्ता तय करना पड़ेगा। मैं आज एक बहैसियत मुसलमान होने के नाते आपके बीच में हूं, ना कि मैं मेरी पार्टी को यहां लाया हूं, झंडा लेकर नहीं आया। अगर हमने ये बात तय नहीं की, आज हालात हमारे अपने खिलाफ बन रहे, इस रियासत के अंदर बोलो या इस मुल्क के अंदर हमारे खिलाफ हालात बन रहे हैं। जब से ये फिरका परस्त सरकारें आई, जहां देखो मुसलमानों को तकलीफ देने का काम, हमारे नौजवानों को बेगुनाह जेल के अंदर डालने का काम, कभी गौ वंश का कायदा लगाकर मुसलमानों के खाने के ऊपर पाबंदी, कभी रिजर्वेशन छीनने का काम, कभी 1 लाख अहमद का कत्ल, इस तरीके के पूरे हिंदुस्तान के अंदर, रियासत के अंदर मुसलमानों को तकलीफ देने का काम यह फिरका परस्त सरकार कर रही है। ये रिजर्वेशन की बात हो, जो तुम आंदोलन खड़ा करेंगे, हमारे उलमा इकराम जिस दिन ऐलान कर देंगे कि पूरे महाराष्ट्र के सभी तंजीम एक हो जाओ और हमको पुरअमन तरीके से एहतजाज करना है, मुंबई के अंदर मोर्चा निकालना है, तो यकीन के साथ आपको आज मैं यकीन दिलाकर जाता हूं कि जिस दिन हमारे इस रियासत के उलमाओं ने ऐलान कर दिया, तो इंशाअल्लाह सबसे पहला ये शेख आसिफ आपके आगे खड़ा रहेगा, आप मेरे पीछे खड़े रहेंगे। ये बात का मैं ऐलान करने के लिए आया। उलमाओं ने ऐलान करना चाहिए, लड़ेंगे हम पुरअमन तरीके से। कोई अगर इस मुल्क के अंदर यह फिरका परस्त समझते होंगे कि हम यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान किराएदार है, तो वो उनकी गैर समाज निकाल ले, बल्कि हम बराबरी के हिस्सेदार इस मुल्क के अंदर हैं। हमारी उलमाओं की कुर्बानियां हैं इस मुल्क की मिट्टी के अंदर। इस मुल्क को डेवलप करने के लिए, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए हमारे नौजवानों की कुर्बानियां हैं। हमारे उलमाओं ने खून दिया इस मिट्टी के अंदर, जब जाकर ये देश संवर रहा है, ये देश बन रहा है। और अगर ये चाहती होगी सरकार, ये सोचती होगी ये सरकार कि मुसलमानों को बाजू में रखकर या कोई भी धर्म और कोई भी समाज को बाजू में रखकर अगर ये मुल्क तरक्की कर ले, इस रियासत तरक्की कर ले, तो ये कभी नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं है। मुसलमानों को साथ में लेकर इस मुल्क की तरक्की होगी। एक तरफ मरकज के ऊपर, इक्तदार के ऊपर लोग बैठे हुए लोग ये बोलते हैं कि मुसलमानों को एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, ऐसा नारा देते हैं। सबका साथ, सबका विकास का नारा देते हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर जो आरएसएस का नजरिया रहा, जो फिरका परस्त का नजरिया रहा, जो पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर बीजेपी ने फिर एक मर्तबा हमारे सामने इस मुल्क के मुसलमानों को ऐसे हालात में लाकर खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिम शरीयत के ऊपर, हमारी शरीयत के ऊपर भी मुदाखलत करने का काम यह फिरका परस्त सरकार कर रही है। आज हमको यह बात भूलना नहीं चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूं रिजर्वेशन से ज्यादा अहम चीज आज हमारे शरीयत के अंदर जो इंटरफेयर किया जा रहा है, यह हमको सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर हमला करने की कोशिश, साजिश चल रही है। एक तरफ विकास की बात, एक तरफ कुरान
और कंप्यूटर की बात की जाती है। यह फिरका परस्त सरकार का जब मैनिफेस्टो डिक्लेयर हुआ था तो उस मैनिफेस्टो के अंदर इस मुल्क के अंदर एक सा सिविल कोड लाने की बात की गई, वादा किया गया इस हिंदुस्तान की आवाम से। उसके बाद धीरे धीरे माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी को यह बात समझती है, फिरका परस्तों को यह बात समझती है कि अगर हमने पार्लियामेंट के अंदर एक सिविल कोड का बिल पेश किया और कानून बनाने की अगर उन्होंने शुरुआत की और बिल पेश करके अगर वहां पर बहस की तो वह पार्लियामेंट के अंदर तो जरूर कामयाब होंगे। लेकिन उनको यह बात समझती है कि दो पार्लियामेंट चलती है, एक लोकसभा एक राज्यसभा चलती है। जब तक दोनों हाउस का बिल मंजूर नहीं होता वो कानून में तब्दील नहीं होता। ये जमहूरी मुल्क है। बीजेपी को चाहिए था, फिरका परस्त तंजीमों को चाहिए था कि वो जमहूरी ढंग से मैदान के ऊपर आती, मैदान में आती, पार्लियामेंट के अंदर बहस कराती, राज्यसभा के अंदर बहस कराती। लेकिन उनको ये बात समझती थी कि जीएसटी का बिल मंजूर करने के लिए उनको लेवे के चने चबवाना पड़े। सेकुलर पार्टियों ने चबा दिए, 2 साल तक बिल पास नहीं कर पाए। उनको समझता है कि 2019 तक राज्यसभा के अंदर सेकुलर पार्टियों की ताकत होगी, वहां ताकत है, वहां बिल कोई सूरत में पास नहीं होगा। और मुल्कों की सेकुलर पार्टियों ने यह बात का ऐलान कर दिया कि मुस्लिम पर्सनल्लाह के ऊपर मुसलमानों के साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया। लेकिन कुछ नालायक किस्मों की औरतें, कुछ जो बीजेपी उनको इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले गई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरीके का एफिडेविट दिया जाता, हल्फनामा दिया जाता कि इस मुल्क के अंदर एक साथ सिविल कोड लागू कर दिया जाए। ऑब्जेक्शन सजेशन मांगे जाते। अगर आपको ऑब्जेक्शन मंगवाना था, मशवरे मांगना था, तो आप सिर्फ मुसलमानों के लिए वो इख्तियार निकालते लॉ कमीशन का और मुसलमानों से ही एतराज मंगाते। लेकिन तुमने ये साजिश रची कि पूरे मुल्कों से आपने मंगाए। इन्हें 125 करोड़ मुसलमानों में जहां पर 15% अगर हम इस मुल्क के अंदर है तो आप बताइए, आप फैसला कर सकते हैं कि 15% ज्यादा है कि 85% ज्यादा है। उनके एतराज मंगाने का मतलब क्या? अगर मंगाना था आपको एतराज, आपको मशवरे मंगवाना था तो इख्तियार के अंदर यह बात लिखी जानी चाहिए थी कि सिर्फ मुसलमान इसके अंदर मशवरे दें। लेकिन ऐसा नहीं करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस तरीके का माहौल बनाकर, इस तरीके का दबाव तंत्र इस्तेमाल कर इस मुल्क के अंदर एक सिविल कोड की बात की जा रही है। आपने हमारा खाना छीना, हमने बर्दाश्त किया। आपने हमारे मुसलमानों को बेगुनाह जेल के अंदर डाला, हमने बर्दाश्त किया। आपने फसादात के नाम पर मुसलमानों को गोलियां मारी, हमने बर्दाश्त किया। आपने फसादात के नाम पर मुसलमानों को लूट लिया, हमने बर्दाश्त किया। आपने मुसलमानों की प्रॉपर्टी लूट लिया, हमने वो भी बर्दाश्त किया। आप हमारा रोजगार छीन रहे हो, हम वो भी बर्दाश्त किया। आप हमारा रिजर्वेशन छीने, हम वो भी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन हम इस मुल्क बल्कि दुनिया का मुसलमान हमारी शरीयत के अंदर बाल बढ़ाकर भी इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारी गर्दन उड़ा भी जाए तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये फिरका परस्त सरकार ये बात समझ ले। हमारी आजमाइश ना ली जाए, हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके का हमारी शरीयत के अंदर अगर कोई इंटरफेयर करेगा, शरीयत के अंदर मुदाखलात करेगा तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयतुल उलमा हिंद, अलग अलग मसलक के उलमा जो ऐलान कर रहे हैं मुसलमानों से, मैं ऐलान करता हूं एक मुसलमान होने की हैसियत से कि आप लोग जो दस्तगीरी मुहिम चल रही है उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर, ताकि सरकार के ऊपर हमको दबाव बनाने की जरूरत है, उसके अंदर मैं अपील करता हूं कि आप लोग सिग्नेचर ज्यादा से ज्यादा करें। और आखिर में मैं इस बात का आपको यकीन दिलाता हूं आप लोगों को कि महाराष्ट्र असेंबली का रुकन होने की हैसियत से, एमएलए होने की हैसियत से, अगर सरकार ने मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए, आला तालीम के लिए रिजर्वेशन, सरकारी मुलाजमत में रिजर्वेशन, अगर हमारी बातों को सरकार ने नहीं माना तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि महाराष्ट्र का 5 दिसंबर से जो नागपुर के अंदर अधिवेशन शुरू होगा, इंशाअल्लाह सबसे आगे पाओगे। वहां पर मुसलमानों के मसाइल उठाने के लिए
मैं जरूर आपका पाबंद रहूंगा। आपका मुसलमान होने के नाते मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं। सिर्फ मैदान के ऊपर स्टेज लगाकर तकरीर करना नहीं, बल्कि मैं आज चंद बातें मेरे ताल्लुक से बता के मेरी बात खत्म करूंगा। महाराष्ट्र असेंबली का इस सरकार का पहला अधिवेशन नागपुर के अंदर शुरू हुआ और नागपुर के अंदर जैसे ही तीसरा दिन असेंबली का था, वहां पर सबसे पहला मुतालबा क्या किया गया कि महाराष्ट्र जमीयतुल उलमा के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। ऐसा मुतालबा बीजेपी के एक एमएलए ने किया, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि आप कई भाई तक उसको डिफेंस किया, वहां पर एहतजाज किया और मुख्यमंत्री को यह बयान देना पड़ा कि नहीं, हम जमीयतुल उलमा पे पाबंदी नहीं लगाएंगे। उसके बाद उसी दिन उसी वक्त एक और मुतालबा बीजेपी के एमएलए की तरफ से किया गया कि इस महाराष्ट्र के अंदर अजान पे पाबंदी लगा दी जाए। उसी वक्त हमने एहतजाज किया, वहां पर मैंने मुतालबा किया कि कानून सुप्रीम कोर्ट का हमको भी समझता है कि 10 के बाद माइक नहीं चलना चाहिए और हमारी सब अजानें 10 से पहले खत्म हो जाती है। बोलने का मतलब मैं इसलिए बात बोल रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ मंच के ऊपर अच्छी तकरीर हो जाए। अल्लाह का एहसान है कि आज अगर यहां पर बोला तो इस तरीके की बात भी महाराष्ट्र असेंबली के अंदर बोलने की ताकत भी आपका भाई रखता है। इसीलिए बात को मैं यकीन दिलाने के लिए मैं आज आया हूं। आखिर में मैं आपसे ये मुतालबा करता हूं कि नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इजलास हो रहा है और मैं अभी नांदेड़ के अंदर मुकाम किया, वहां पर कुर्ती समिति बनी मुस्लिम आरक्षण की और उन्होंने ऐलान किया कि 27 नवंबर को एक बड़ा मोर्चा जिला कलेक्टर ऑफिस के अंदर नांदेड़ में ले जाने का उन्होंने ऐलान किया। अखबारात के अंदर भी खबर आई। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूं यहाँ के जिम्मेदारान जिन्होंने मंच को सजाया, इस गांव के जिम्मेदारान से, आप लोगों से, कि आप जिस तरीके से नासिक जिले का एक मोर्चा निकालने का फैसला हमने किया था, आप जो 27 नवंबर को जो मोर्चा होगा तो आप ऐसा ना हो कि अलग अलग हम लोग कोई धरना देगा, कोई मोर्चा निकालेगा, कोई बंबई में बैठेगा, कोई नागपुर में बैठेगा। ऐसा ना करते हुए 27 तारीख को जो हो रहा है, आप मशवरे से बात तय करो। मुझे अधिकार नहीं है ऐलान करने का, मशवरे से तय करके एक ही कोई भी तहरीक का आप ऐलान करो। यही बात बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ था। आखिर में अल्ताफ भाई, उनके सभी साथियों का, यहाँ के सभी नौजवानों का जिन्होंने इसको मेहनत किया, कई महीने से गांव गांव जाकर बेदारी लाई, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाल्लाह जरूर जब आप लोग मुझको आवाज देंगे, मैं आपके साना बसाना मुस्लिम आरक्षण के लिए, आला तालीम का आरक्षण के लिए जरूर खड़ा रहूंगा। इस बात की यकीन दहानी के साथ मैं मेरी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। नांदेड़ में आम आदमी पार्टी के लीडर ने बताया कि दारुल रेशा कार्ड पर कैसे मिलेगा गैस कनेक्शन और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम की दी मालूमात। नांदेड़ दारुल रेशा के नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोग, जिन्हें बीपीएल लिस्ट होल्डर भी कहा जाता है, इन लोगों को मुफ्त घरेलू गैस कनेक्शन देने की स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वल के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की हुई है। इस स्कीम को नांदेड़ के आप पार्टी के लीडरों ने घर घर पहुंचाया और लोगों ने इसका फायदा उठाया और लोगों ने आप पार्टी के लीडरों का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के माध्यम से बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग होते हैं उनको गैस कनेक्शन देने की एक योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की है। इस योजना के आने के बाद में जब आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर ने जानकारी हासिल की कि बीपीएल में जो लाभार्थी है वो कौन है, क्योंकि जहां तक हमारी नॉलेज का सवाल है, हमको ये पता है कि गए पिछले 20 से 25 साल हो गए कि डिस्ट्रिक्ट ने, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिला परिषद हो, महानगर पालिका हो या जिला कलेक्टर हो, इन्होंने बीपीएल की लिस्ट अपग्रेड ही नहीं की। नए सर्वे और नए सर्वे के आधार पर बीपीएल की लिस्ट ही जाहिर नहीं की। फिर हमको ये बेचैनी थी कि आखिर ये कौन से बीपीएल को देने वाले। जब हमने जो एजेंसीज है गैस के, उनके जरिए से जब जानकारी हासिल की तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से आई हुई ये लिस्ट है। ये लिस्ट को आप देख सकते हैं कि ये अनऑथोराइज्ड लिस्ट है, ये ऑथेंटिक नहीं है। ना ये जिला कलेक्टर ने जारी की है, ना जिला परिषद ने और ना ही महानगर पालिका ने। किसी का स्टैंप नहीं है, किसी का रिकॉग्निशन नहीं है। ये लिस्ट
उसके ऊपर से ये लिस्ट को वैलिड मानकर ये पूरे गैस कनेक्शन बांटने का काम नांदेड़ जिले में चल रहा था। अब इस लिस्ट के अंदर जब हमने सर्वे किया, कई ऐसे लोग हैं जो सही मायनों में बीपीएल में नहीं आते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो बीपीएल में आते हैं लेकिन उन लोगों का ये लिस्ट में नाम नहीं है। यहां तक कि खुद महाराष्ट्र शासन ने, जिला प्रशासन ने जिनको बीपीएल का प्रमाण पत्र दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, वो लोगों के नाम भी ये लिस्ट के अंदर नहीं है। और इस तरीके से ये लिस्ट के अंदर पहले तो धांधली का मामला है। इस धांधली के मामले की जांच करते वक्त हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई जरूरतमंद है, मुस्तहिक है, उन लोगों को ये इसका फायदा होना चाहिए, लेकिन उन लोगों के पास में कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई उनका फॉर्म भरने को तैयार नहीं है। तो उन लोगों के लिए आम आदमी पार्टी के जावेद हाशमी साहब के क़यादत में इस मिलत नगर और ये आसपास के इलाके में जब ये सर्वे के साथ साथ आपके वॉलंटियर्स ने इन लोगों के लिए फॉर्म भरने से लेकर पूरा प्रोसीजर मुकम्मल करने का काम बिना शुल्क, बिना कोई पैसा लिए मुफ्त में किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोगों को, इस इलाके के करीबन 500 लोगों के फॉर्म भरे हैं, जिसमें अब तक 100 से ज्यादा लोगों को ये कनेक्शंस मिल चुके हैं। ये हमको जो गैस मिला तो जावेद भाई की तरफ से मिला, आम आदमी पार्टी तरफ से ये जो गैस मिला हमको जावेद भाई की तरफ से मिला। हमको नहीं मालूम था कहाँ भरना, क्या करना, ये सब इन्होंने करे, हमको आज गैस मिल रहा। नाम हमारा समीना है, मिलत नगर से बड़े हम, और ये हमारा गैस मिला यहाँ पर। 5 साल से कोई काम नहीं होता था, यहाँ की तरक्की जरी भी नहीं थी। जब ये जावेद भाई आए, आम आदमी पार्टी के आए, जब से जावेद भाई आने से हमारे काम बने। इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, जो जिनको कूपन नहीं मिलते थे वो कूपन मिले, बहुत जनों को गैस मिला। मनमाड़ के पेट्रोल पंप पर हुई लूटमार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। मनमाड़ येवला रोड पर भारत पेट्रोल पंप पर मंगल को दिन में 4 बजे हुई लूटमार ने पूरे इलाके में खलबली मचा दी। इस ताल्लुक से पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया, तलाश अब भी जारी है। मनमाड़ से 6 किलोमीटर दूर एक फौजी का ढाबा और पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप पर 7 से 8 लोगों ने हमला किया और लूट कर फरार हो गए। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मालेगांव पटाखों के कागज पर कुरान की आयत मिलने से कुछ देर के लिए माहौल गरमाया। मियां इब्राहिम सेठ के साथ साथ माजी आमदार मुफ्ती इस्माइल के साथ डीवाईएसपी राज माने ने शहरियों से अमन की अपील की। अभी अभी पता चला है कि मालेगांव में पटाखों के अंदर जो कागज होता है उसके अंदर कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई। हमने कांटेक्ट किया मालेगांव शहर के मेयर हाजी इब्राहिम नेशनल वाला साहब से। हम उनसे इस बारे में जानते हैं कि क्या मामला है, क्या उसके नेशनल वाला साहब। आज बाद नमाज इशा सरदार चौक में कुछ बच्चों को पटाखे के जो फुटे हुए औराक कहते हैं, उस औराक के अंदर बच्चों ने देखा कि इसमें कुरान शरीफ की कुछ आयत लिखी है, तो उन्होंने उसको जमा करके हमारे कायद और सालार जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के गोश गौर किया। और उन्होंने उस औराक को देखने के बाद उन्होंने फ़ौरन हमें, हमारे जितने भी पद अधिकारी हैं, शहर के जितने भी अमन के लोग बरकरार, जो हम शहर में अमन बरकरार रखते हैं, ऐसे लोगों को बुलाया और हमने डीवाईएसपी राज माने साहब को, मुदस्सर गुड्डू और अब्दुल्ला कुरैशी, इन दोनों हजरात की कंप्लेंट से हमने मुतालबा किया है कि ये जहाँ से होता है, आज मालेगांव शहर के अंदर जितनी भी पटाखे की शॉप है, वहाँ पर जाके आप 150 के तहत उनको नोटिस देकर उन पटाखों को अपने कब्जे में लिया जाए, यानी चंद पटाखों को, और उनकी तफ्तीश करके अगर उसके अंदर उनको फोड़ के देखा जाए कि उसके अंदर कुरान शरीफ के औराक है या नहीं है। अगर मौजूद है तो जहाँ से फैक्ट्री प्रोडक्ट होती है, जहाँ पटाखे प्रोडक्ट रखते हैं, उस फैक्ट्री के ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए, ऐसा हमने मुतालबा किया है। और ये जो है, ऐसा मुझको लगता नहीं है कि जानबूझ के शादी से, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कुछ ऐसे पटाखों की ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ जो आंध्रा में और शिवकाशी केरला में होती है, तो वहाँ पर गुनाह दाखिल करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा डिपार्टमेंट से यही मुतालबा है कि आप उसको वहाँ तक डीप में जाइए और वहाँ के पटाखे जो मालिकान है उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया ये मामला सामने आया, तो आप इस बारे में आवाम से कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ मुशर्रफ चौक पर अभी काफ़ी भीड़ थी। हमारे कायद और सालार जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, यूसुफ इलियास साहब, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, यूसुफ नेशर वाला साहब, दीगर हमारे पद अधिकारी जिम्मेदारान यहाँ मौजूद थे। हमने सबको शुक्रिया के साथ उनको घर जाने की अपील की और शहर के अंदर अमन अमान बरकरार रहे, इस बात के हमने खास तौर से ध्यान देते हुए, इसीलिए हमने जमहूरियत मुल्क है, इसीलिए हमने हमारा जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए हमने पुलिस में कंप्लेंट किया है और आगे की जो कार्रवाई पुलिस करेगी। मेरी आवाम से गुजारिश है कि इस शहर का अमन अमान को बहाल करने की पुरजोर कोशिश करें।
मालेगांव सामान्य रुग्णालय में 2 महीनों से बंद है एक्सरे मशीन। देखिए ये रिपोर्ट। श्रीनिवासन त्यांना फोन केवळ 4 ते 5 बार उसको रिमाइंडर हो हरामखोर नाही आ रहा 2 महीने से ज्यादा बंद है। आता ते म्हणतात आमचं ते बिलाचं आपण बिल त्यांचं हे पण बिल पाठवलेलं आहे। बिल दिलं त्यांचं नाही नाशिकला पाठवलेलं आहे बिल प्रस्ताव त्यांनी जे बिल दिलेले ना तर प्रस्ताव नाशिकला पाठवला त्याला म्हटलं तिकडनं मंजूर झालं की लगेच तुम्हाला बिल देऊ म्हटलं तुम्ही या विचारांचे एक्सरे कोण करणार मग पर आपने इधर अलीअकबर में हो जाएगा नहीं वो नहीं है अलीअकबर में नहीं है ना कमर की नहीं है वहाँ भी हम जाके आए बात कर मशीन है एक्सरे मशीन है हाथ पैर का ये जो अपना बड़ा मशीन जो बोल रहे हैं ना वो अलीअकबर में नहीं है ना 100 में फोन कर रहे तो फिर यहाँ पे लिखना ही नहीं चाहिए ना जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं तो उनको बोलना चाहिए अलीअकबर में है ऐसे सब उसके बाद खराब अपना ही है दोनों भी अपना ही है समझदारी से करना पड़ता है क्योंकि वर्कलोड बहुत है मशीन भी जल्दी खराब हो जाती है नहीं अभी रोज 50-60 से त्यामुळे मग असं होतं ज़्यादा वर्कलोड है तो होता है क्या नाम उसका टेक्नीशियन का सावंत और मग तुम्हाला पर्याय व्यवस्था नाही करता येत का त्यांची अरे बाबा हे एक्सरे मशीन बंद आहे अलीअकबरचं चालू आहे सिनियर मोस्ट तुम्हीच आहे ना मग तुम्हाला जबाबदारी नाही का की गरीब पेशंट कुठे जातील त्याची का मालेगाव मध्ये यांचं एक्सरेची कशी व्यवस्था होईल हे पाहायचं कर्तव्य कोणाचं आहे ये ऐसी 24 चिट्ठी हमारे पास ऑफिस पे आई जब हम यहाँ निधन लेकर 20-22 चिट्ठी जमा हमारे पास है काय व्यवस्था की तुम्ही पर्याय काय व्यवस्था सांगा आता आपण पत्रव्यवहार करून राहिलो काय पत्रव्यवहार करता पत्रव्यवहार कोण पण पत्रव्यवहार केल्यानंतर त्यांचं एक्सरे निघणार आहे का नाही काहीतरी बेजावर स्टेटमेंट देऊ नका ये लिख के भी दिए हमको कि एक्सरे मशीन वाले हे पा लिहून दिला आडाचे डॉक्टर लिहून दिले बंद लिहून झाल्यावर जबाबदारी संपली काय तुमची हा महेंद्र हेलो नमाजियों और स्टूडेंट को आने जाने में तकलीफ दे रही है टूटी हुई गटर। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मालेगांव के सर्वे नंबर 215-1 और 215-2 के बॉर्डर पर खड़ा हूँ। मेरे बिल्कुल नीचे मस्जिद उमर फारूक है, इस जानिब जो है म्यूनसिपल स्कूल है और मेरे इस जानिब जो है स्विस स्कूल है, स्विस हाई स्कूल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से गटर लोगों का ऐसा कहना है कि गटर खोदकर प्रशासन के लोग चले गए हैं, अभी तक कोई इसका हल नहीं निकला। लोगों की ऐसी शिकायत है कि यहाँ पर नमाजी के साथ साथ छोटे छोटे मासूम स्टूडेंट और बड़े उम्र के लोग का आना जाना है। किस तरीके से उनको तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है, हम पहले बात करेंगे इस एरिया के सोशल वर्कर साजिद अंसारी साहब से कि वो इस बारे में उनकी क्या राय है। सर्वे नंबर 215-1 स्विस स्कूल के बाजू में उमर फारूक मस्जिद के आगे स्कूल स्विस स्कूल में तकरीबन 4000 बच्चे गैर तालीम है जो इसी रास्ते से आते जाते हैं। इसके बाद नमाजी हजरात आप कम से कम छोटे बच्चों का लिहाज कीजिए और कम से कम स्कूली बच्चों का नमाजी हजरात का ख्याल कीजिए। आज कारपोरेशन का ये जो स्लेब है इसका टेंडर पास हो चुका है, बिल पास हो चुका है, इसको 1.5 महीने पहले तोड़ के जाए जा चुके, काफ़ी बच्चे इसके अंदर गिर चुके हैं। इससे बड़े बूढ़ों को सबको तकलीफ है। कारपोरेशन के कमिश्नर साहब से हम गुजारिश करते हैं कि 8 दिन के अंदर अगर ये स्लेब नहीं टूटा तो हम फिर शिवसेना ऑफिस से शिवसेना के वर्कर और इस महल्ले के बड़े बूढ़े हजरात को लेकर हम इस पर दूसरे तरीके से कार्रवाई करेंगे, ऐसी हमारी मांगनी है। मालेगांव गांधीनगर की स्कूल नंबर 13 में बनेगा जिमखाना। 10 लाख रुपए के फंड की मंजूरी। डिप्टी मेयर यूनुस शेख ईसा की कोशिश।
मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मंगल को हुई जर्नल बोर्ड मीटिंग में एक काम ये भी मंजूर हुआ कि गांधीनगर की स्कूल की इमारत को तोड़कर डिप्टी मेयर यूनुस ईसा के फंड से 10 लाख रुपए के बजट से जिम खाना बनाया जाए। स्कूल नंबर 13 की हालत एकदम खराब हो चुकी है। इस वजह से इस वार्ड के नौजवानों का कई दिन से जिम खाना बनाने का मुतालबा था। इसी को देखते हुए डिप्टी मेयर यूनुस शेख ईसा ने खुसूसी दिलचस्पी दिखाते हुए 10 लाख रुपए के फंड को काम में लाते हुए जिम खाना बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। नांदेड़ में भी गूंजी मालेगांव की बेटी की आवाज। जिस कौम ने हिंदुस्तान पर 800 साल हुक्मरानी की, जिस कौम के 50,000 उलमाए किराम ने आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा, जिस कौम ने इस अजीम भारत को सोने की चिड़िया बनाया, वही कौम आज अपने ही वतन में मातूब, वही कौम आज अपने ही मुल्क में मशहूर, वही कौम आज हाशिए पर। इसीलिए हम नौजवानान शहर कादी नस्ल नौ आसिफ शेख की क़यादत में मुस्लिम रिजर्वेशन की तहरीक में शाना बशाना शामिल है, क्योंकि हमें रिजर्वेशन चाहिए आला तालीम के लिए, क्योंकि हमें रिजर्वेशन चाहिए सरकारी और नीम सरकारी नौकरियों के लिए। कायदे जमीयत उलमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी ने कहा था, हम हिंदुस्तानी मुसलमान बाय चांस नहीं बाय चॉइस इंडियन हैं। हमारे अकाबिरीन ने कहा था, हम भारतीय मुसलमान यहीं पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में दफन होंगे। लेकिन तुमने हमें तकसीम वतन और सुकूत हैदराबाद के हंगामों में मारा, हम खामोश रहे। तुमने हमें भागलपुर, मीरठ, मलयाना, गुजरात, मुंबई और मुजफ्फरनगर तक जलाया, हम खामोश रहे। तुमने हमारे अस्लाफ की तारीख को मस्त किया, हम खामोश रहे। तुमने हमारे नौजवानों पर आतंकवाद पर झूठा कलंक लगाया, हम खामोश रहे। यकीनन हम नशीनों, इसीलिए हम कहते हैं कि आजादी आज भी तलबगार है। आजादी एडवर्टाइजमेंट, इश्तेहार और जाहिरात के लिए इन नंबरों पर कांटेक्ट करें। देखिए जनता जवाब न्यूज डेन सेट ऑफ बॉक्स के चैनल नंबर 193 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जनता जवाब न्यूज यूट्यूब पर भी। देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।